नमस्कार दोस्तों। अभी 2 फरवरी को आरएस का प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ और उसमें एक वीक्षक के रूप में मैंने ड्यूटी दी। तो उस दौरान मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें, एक नया अनुभव हुआ। हालांकि पहले परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने जाते थे तो कमियों को पहचान नहीं पाते थे, और वीक्षक के रूप में भी बहुत पहले ड्यूटी ज़रूर करी थी, इन दिनों की नहीं थी। 7-8 साल से प्रशासन ने वीक्षक के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई। कभी सुपरवाइज़र लगा दिए या वीक्षक के रूप में कॉलेज में रखे गए थे, खुद के कॉलेज में, तो वहाँ वीक्षक के रूप में हमें कर्तव्य निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया। तो इस दौरान मैं काफ़ी चीज़ें, क्योंकि अब 3 घंटे परीक्षा होती है और 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, तो 3 घंटे और 10 मिनट तक हम वहाँ खड़े रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क डेफिनेटली कहीं ना कहीं घूमता है। तो हमारा मस्तिष्क कहाँ घूम रहा था, मेरा कहाँ घूम रहा था, मैं अभ्यर्थियों को नोट ही कर रहा था कि कैसे कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। बस मैं जब विचरण करते करते दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही थी, क्योंकि एंट्री देने से लेके एग्जिट करने तक हमने पूरा अनुभव किया। उसके बाद मेरे मस्तिष्क में विचार आए कि कहाँ गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं। तब सोचा था कि मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ। फिर सोचा कि आर्टिकल में बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ और आर्टिकल अधिक लोगों तक पहुँचता भी नहीं है, तो बेहतर है कि मैं एक सत्र के माध्यम से आपको समझाऊँ कि परीक्षा हॉल में हमें करना क्या चाहिए और हम करते क्या है। ठीक है, तो बिना कोई समय गंवाए हुए मैं बात शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने देखा कि आरपीएससी इन दिनों 1 घंटा पहले एंट्री करवाती है। कि जैसे 12 बजे एग्ज़ाम है, तो आरपीएससी कहती है कि आप 11 बजे तक एनी हाउ एंट्री ले लें। तो 1 घंटा पहले एंट्री करवाती है, क्योंकि अंदर की फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है। बावजूद उसके आरपीएससी ने हर जगह इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आरपीएससी क्या, सभी एजेंसीज ने, कि आप टाइम पे कॉलेज पहुंच जाए, अपने सेंटर पहुंच जाए। उसके बावजूद भी बच्चे लास्ट में भागते हुए, दौड़ते हुए आते हैं, जबकि कहा हुआ है कि आप लोग हैं वो 1 घंटे पहले बुलाते हैं, तो आप 10 बजे चले जाओ ना वहाँ पे, ताकि आप 11 बजे तक एंट्री कर लोगे आराम से। तो एक तो हम लास्ट में समय पर नहीं पहुँचते, ये सबसे बड़ी गलती है। अब ये समय पर अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो सीधी सी बात है कि एक तो भाग दौड़ में आओगे, दूसरा क्या होगा, हो सकता है आपको एंट्री ना दे, और हो सकता है आप 1-2 मिनट लेट हो गए, तो बहुत स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि एंट्री नहीं देनी, मतलब नहीं देनी। फिर क्या होता है, फिर आपको एंट्री नहीं मिलती, आपकी पूरी तैयारी खराब होती है, अंदर बहुत गंदा सा फीलिंग आती है। रोकना हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन होता ये है कि नियम ये है कि आपको 1 मिनट भी अगर देरी से आते हैं तो प्रवेश नहीं मिलेगा, तो मतलब नहीं मिलेगा। अब ये उनकी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, हमें फॉलो करने होते हैं। पहली गलती हम यहाँ करते हैं, और मान लो अपन भागते दौड़ते पहुँच भी जाते हैं, तो दिमाग को वापस रिलैक्स होने में भी आधा घंटा बड़ा घंटा लगता है। फिर हम परीक्षा में जाके गलतियाँ करते हैं। तो पहली गलती हम ये कर रहे हैं कि हम समय पर नहीं पहुँचते। तो कोशिश करिए, जब भी आपकी परीक्षा होती है, जो निर्धारित टाइम है उससे 1 घंटा पहले चले जाओ, ताकि ये ट्रैफिक जाम हो गया या बस लेट हो गई, ये बहाने नहीं बनाने पड़े। टाइम पे पहुंच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा पहले पहुंचने से क्या हासिल हो जाएगा, मतलब लेट आने से क्या हासिल हो जाएगा, पहले पहुंचोगे तो फायदा ही होगा आपको डेफिनेटली। एक तो आप ये काम करें। दूसरी गलती हम कहाँ कर रहे हैं, अब जब पेपर शुरू हुआ उस समय मैंने देखा कि कई बच्चे ओएमआर सीट में बहुत जल्दबाजी करते हैं। ओएमआर सीट में जल्दबाजी किस बात की, फिर आप वहाँ पे जब बबल्स भर रहे हैं वहाँ गलती करते हैं, कोई ना कोई गलती कर लेता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में होती, मगर होती है। अब जब गलती होगी तो आरपीएससी 5 अंक काट देगी आपके, फिर आप परेशान होंगे। इससे बेहतर है कि वहाँ गलती ना करें। तीसरी गलती हम कहाँ करते हैं, ओएमआर सीट के अंदर ही गलती करते हैं। तो कम से कम यहाँ पे रोल नंबर भरते वक्त बहुत सावचेत होकर रोल नंबर भरें, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। अब तीसरी गलती कहाँ होती है, तो सबसे मेन गलती है पेपर में जल्दबाजी। मैंने बहुत नोटिस किया स्टूडेंट को, गजब जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी ऐसी कि प्रश्न पढ़ा सीधा ये से ऐसे चलते हैं। इतना जल्दी कभी नहीं चलना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ा जाए, क्योंकि लगभग हर एजेंसी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम देती ही देती है। कुछ प्रश्न बेहद आसान होते हैं,
तो उनको 1 मिनट लगता नहीं है, वो आधे मिनट में सरट जाता है। तो कुछ बड़े होते हैं तो वो 1.5 मिनट ले लेते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। मतलब समय एजेंसी इतना ही देती है जितना न बचता है और न कम पड़ता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। तो जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। होना क्या चाहिए, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक, जैसे ये डेडलाइन का प्रश्न है, बड़ा ध्यान से इसको पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए। नहीं पूछा है कि है पूछा है, फिर थोड़ा सा इंग्लिश में टर्म्स देख लो उसकी। कई बार हिंदी में अर्थ अलग निकलता है, इंग्लिश में अलग निकल जाता है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लो, और उसके बाद में फिर आप है वो उत्तर के ऊपर आओ। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बहुत जल्दबाजी करोगे तो कम से कम 3-4 सवाल, 5 सवाल आप है वो खो दोगे, और 5 सवाल का मतलब ये होता है कि आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि फेल होने और पास होने में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है। बहुत तैयारी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो फेल जो होता है और जो पास होता है उसमें सिर्फ ये गलतियों का ही फ़र्क होता है, तैयारी का फ़र्क नहीं होता है। दोनों की तैयारी लगभग समान होती है, दोनों के पास में ज्ञान भी लगभग समान होता है। फ़र्क ये होता है कि एक बच्चे ने बड़ा सावधानीपूर्वक तरीके से पेपर किया और एक ने थोड़ी जल्दबाजियाँ दिखा दी, उसकी वजह से 3-4 गलतियाँ हो गई। और 3-4 गलतियों का मतलब होता है कि अगर एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 6 गलतियों का मतलब क्या हुआ कि 12 नंबर तो गए गए और 2 प्रश्न और जाएंगे, मतलब 4 नंबर और गए, 16 नंबर का लॉस। और कट ऑफ के 16 नंबर नीचे आने का मतलब ये हुआ कि आपने लापरवाहियों से आप बाहर हो गए। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें प्रश्न को ठीक से पढ़ना चाहिए, और प्रश्न को ठीक पढ़ने के बाद फिर ऑप्शन पे आना चाहिए। फिर ऑप्शन के अंदर जैसे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, और ई 5वां ऑप्शन। 5वें ऑप्शन का प्रयोग आपको लास्ट 10 मिनट में करना है। लास्ट 10 मिनट में ओमर सेट को देखनी होती है, जिसमें जो जो प्रश्न रह गए उनके बबल्स भर दो, ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। क्योंकि आजकल RPSC ने व्यवस्था कर रखी है कि 10% से अधिक अगर आप ऑप्शन खाली छोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, और उससे कम छोड़ते हैं तो आपका 1/3 नेगेटिव होगा। इससे अच्छा है कि लास्ट में ई ऑप्शन भर देना, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे। अब इनमें से भी बच्चे क्या करते हैं, जैसे उसको आ रहा तो सीधा बी कर दिया। सीधा बी करने की बजाय मुझे लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो ना आप बी को लेके, तो कर दो। बाकी जनरली ये करना चाहिए कि भाई ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये नहीं है, यही बच गया। अब टाइम बहुत अधिक नहीं लगता, ये बहुत ही आराम से हो जाता है। इसमें पता क्या होता है कि ये कॉन्फिडेंस बनता है कि ये प्रश्न मेरा परफेक्ट सही है, तो इसका प्रभाव नेक्स्ट प्रश्न पे सीधे तौर पे पड़ता है। इसलिए परीक्षा में जल्दबाजी ये बच्चे बड़ी संख्या में करते हैं। और फिर क्या होता है, एक बार जल्दबाजी कर ली, एक बार मन में कोई उत्तर सेट हो गया बी, तो फिर वो बार बार दिमाग में बी रहेगा। इससे अच्छा ये होता है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए, दोनों भाषाओं में कोशिश करें पढ़ने की, उसके बाद में ऑप्शन को एलिमिनेट करके और उत्तर लगा दें। बस इतना काम करना होता है। ये सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट लेट लतीफ़ी करते हैं, किसी एक प्रश्न के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो एक प्रश्न उसके 5 मिनट ले लेता है, फिर पूरा मिसमैनेज हो जाता है, हड़बड़ाहट हो जाती है और पूरा पेपर छूट जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप एक आधा कोई प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है या आपकी समझ से बाहर है, तो ठीक है ना, उसको ऐसे गोला करके छोड़ दो, बाद में टाइम मिलेगा तब देख लेना। नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर परीक्षा में कभी भी जिद नहीं करनी है। परीक्षा में कभी भी जिद नहीं करनी, क्योंकि अगर आप परीक्षा में प्रश्नों के साथ में जिद करने लग गए, आपने हर प्रश्न को अगर ईगो पे ले लिया, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि कई बार प्रश्न नहीं हो रहा है तो छोड़ देने में फ़ायदा है। वैसे भी 100% कौन करता है। अब RS का जो ये पेपर था, इसकी मेरिट आप देखोगे तो आपको लास्ट में पता चलेगा कि 40-45% मेरिट रहेगी। अब 40-45% ही मेरिट रहनी है, तो अपने को 55%, 60% तक की, 50% तक की कोशिश करनी होती है। तो सारे 150 से 150 सवाल थोड़ी करने हैं, 20-30 नहीं भी आएंगे, 120-30 अटेंड करने की स्थिति में हम होंगे। उनको ध्यानपूर्वक करो। जो हम अटेंड करने की स्थिति में नहीं है, उन पे समय खराब करने की बजाय उन प्रश्नों पे टाइम दिया जाए जो प्रश्न आप कर सकते हो। तो फायदा ये होगा कि आपका स्कोर थोड़ा बढ़ जाएगा। आप ऐसे प्रश्न को समय दे रहे हैं, अटके हुए हैं, जो आपकी रेंज से बाहर है, तो बेहतर ये होता है कि ऐसे प्रश्नों को आप स्किप कर दें और ऐसा घेरा करके उसको छोड़ दें, ताकि उसका बचा हुआ समय किसी अन्य प्रश्न पे लगेगा तो निश्चित तौर पे
आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे 150 प्रश्न हैं, 150 में से 15 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो सच में आपके दायरे में नहीं है। तो इन 15 प्रश्नों के 15 मिनट तो कम से कम आप बचा सकते हो। जो आप आधे अधूरे जो आपको आ रहे हैं उनके ऊपर लगाओगे, दोनों लैंग्वेज पढ़ोगे, थोड़ा सा और सावचित होकर काम करोगे, तो 4-5 प्रश्न आप और अपने बढ़ा सकते हो। इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रश्न को लेकर अड़ना नहीं है हमें, तो नहीं आ रहा है उस पर अगर अटके रहोगे तो लेट लतीफ़ी होती है। और ये मैंने कई बार बच्चों को देखा है गलती करते हुए। इसके अलावा एक गलती और की जा रही है, वो ये होता है कि पहले पूरा पेपर करते हैं, एक भी बबल भरते नहीं है। अब एक भी बबल अगर नहीं भरते हैं तो कई तो ठीक है अपने स्ट्रीट जिम चलते हैं, लेकिन एक बाहर रहता है कि गोले भरने हैं, गोले भरने हैं, गोले भरने हैं, मन में ये रहता है हमेशा। इससे अच्छा क्या होता है कि आप फ्रिक्वेंटली भरते रहें। जैसे मान लो कि 150 प्रश्न हैं तो 30 प्रश्न कर लो पहले, 30 करके और 30 प्रश्नों के आप बबल्स भर सकते हो। फिर आगे फिर 30, फिर 30, ऐसे 5 चरणों में पेपर बढ़िया कर लो। अब जैसे बढ़िया 30 प्रश्न कर लिए, अब 30 में से जैसे मान लो आपको 20-22 प्रश्न बढ़िया तरीके से आ रहे थे, तो आप 20-22 के गोले भर दो। फिर इसमें आपको लग गया कि 4 से 5 प्रश्न कन्फर्म नहीं आ रहे, वो बिल्कुल छोड़ दो, गोले कर दो कि ये करना ही नहीं है। पीछे कितने बचे, अब जैसे 22 और 5 27, 3-4 सवाल बचे, इनको अभी छोड़ दो, लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ऐसे 30-30 के 5 राउंड में 150 प्रश्न हो गए। अब 150 प्रश्न के बाद स्थिति ये बनेगी कि आपके डिस्कशन के लिए 3-4 का मतलब 3 राउंड में, अगर मान लो 5 राउंड में पेपर किया तो 20 एक सवाल ऐसे जिनको आपको वापस देखने की आवश्यकता है, और 25 एक सवाल ऐसे हैं या 20 एक सवाल ऐसे हैं जो कंप्लीट आप कर नहीं पा रहे, उनको छोड़ दो। अब वो टाइम बचेगा उस 20 प्रश्नों के ऊपर, उसकी दोनों भाषाएं पकड़ो, उसको आसपास से चेक करो, और ऐसे करके उन प्रश्नों को अटेंड करने की कोशिश कर लो। इससे पता क्या होता है कि दिमाग पे बिल्कुल दबाव नहीं रहता। मैं ऐसे करता था, मेरा ये रहता था कि जैसे 100 प्रश्न आए तो जैसे पहले 20 प्रश्न किए, पहले पेपर पे कर लिए, पेपर पे करने के बाद में वापस होमवर्क शीट पे आया, फिर एक एक प्रश्न को वापस पढ़ के, और 20 में से जैसे मान लो 15 आ रहे थे तो 15 परफेक्ट कर दिए। जैसे 2 परफेक्ट ही नहीं आ रहे थे, वो घेरे कर दिए, उस पर माथापूरी नहीं करनी है। और 3 प्रश्न है जिसके ऊपर मुझे वापस सोचना है, तो उन तीनों को फिर ऐसे डबल टिक करके रखता था कि बाद में देखेंगे ऐसे। इसको ऐसे करते करते 5 चरणों में 100 ही प्रश्न हो गए, सभी के गोले हो गए। अभी ये जो ऐसे डबल टिक वाले प्रश्न थे उनके ऊपर एक बार फिर माथापूरी करी सारी, और उसके बाद में उनमें से कुछ कर लिए, कुछ छोड़ दिए, और फिर जो बिल्कुल गहरा किया था उसको भी एक बार वापस देखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर लगा कि भाई इनमें से कोई गुंजाइश नहीं है, पेपर पूरा हो गया। तो बड़े आराम से पेपर हो जाता है। और जो जैसे 20 में से मैंने 15 किए, वो 15 ही मैंने पूरा चेक कर लिया, भाई प्रश्न ये है पूछा जा रहा है, इसका ये आंसर है, हिंदी भी ठीक है, इंग्लिश ठीक है, ये सी है इसका, और ये पहला प्रश्न होमवर्क शीट में ये सी भर दिया, बिल्कुल कंफर्म हो गया। इस तरह से करते हैं तो ठीक रहता है। बाकी क्या, अगर आप पूरा 150 के 150 विकल्प भरने पड़े अभी, तो बाद में गोले भरने में अगर 1-2 गलतियां करोगे बहुत दिक्कत आती है बाद में। फिर शेष जब 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, उस समय आप पूरी होमवर्क शीट देख लो, जो जो छूटे हुए हैं उनका ई भर दो, ई विकल्प, और उसके साथ ही आपका 5वें विकल्प की टेंशन भी खत्म हो जाएगी, और सीधा सीधा आपके 150 के 150 सवालों में एक आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीटली हो चुकी है। टाइम मैनेजमेंट भी बना रहेगा, ठीक से पढ़ को भी उत्तर दोगे। ऐसी स्थिति में एरर बहुत कम होती है। तो कम से कम परीक्षा हॉल के अंदर इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था अभी इन दिनों भी वीक्षक के रूप में खड़े होते हैं या फिर बच्चों को नोटिस करते हैं, क्योंकि घूमते घूमते ये चीज़ें तो नज़र में आ जाती है कि लास्ट में जो होमवर्क शीट ले रहे होते हैं, सर मेरे गोले भरने बाकी पड़े हैं, कोई कहता है सर मुझे 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम तो कहाँ मिलता है, नियमानुसार ही चलना पड़ता है। कोई है वो सीधे टिक कर रहा है, ऐसे दिख रहा है, मतलब मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हैं, 2 साल 3 साल की तैयारी को इन 3 घंटों में परखा जा रहा है। 3 साल की तैयारी इन 3 घंटों के अंदर परिणाम बढ़िया भी दे सकती है, बर्बाद भी कर सकती है।
इसलिए कहते हैं कि इन 3 घंटों का जो आपका परीक्षा हॉल का व्यवहार है ये बड़ा शानदार होना चाहिए। आप इस तरह से पेपर करिएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। पेपर टफ है तो 30 में से 15 ही सही हो पाएंगे, सीधी सी बात है। तो टफ है तो मेरिट भी नीचे आएगी, क्योंकि वो सबके लिए टफ है, केवल आपके लिए तो नहीं है। ऐसा नहीं हो, कई स्टूडेंट ऐसे मैंने देखे जो मतलब पेपर की साइकोलॉजी को समझ ही नहीं रहे, उनको लग रहा टफ है, मेरी टफ है, वो फिर सारी रिस्क लेके करने की कोशिश करता है। अब ऐसे तुक्के लगाने से तो क्या होगा, टफ है तो सबके लिए, तुक्के लगाने से तो आपके सही होंगे नहीं। इससे बेहतर ये है कि बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिए जाए और हर एक प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ के आंसर दिया जाए। और मैंने जो ये पैटर्न बताया, इस तरह से अगर पेपर करा जाए तो मुझे लगता है कि पेपर में आपके कम से कम 3-4 सवाल बढ़ाए जा सकते हैं। और 3-4 सवाल एक कॉम्पिटिटर के लिए, एक अभ्यर्थी के लिए क्या मायने रखते हैं इस कंपटीशन के दौर में, आप इससे भली भांति परिचित हैं। और पेपर होने के बाद जब मैंने पेपर को पढ़ा तो उसके बाद आरपीएससी के बदलते परीक्षा पैटर्न को लेके जो मेरे कुछ निष्कर्ष है उसमें मैं एक सेशन छोटा सा 15-20 मिनट का आगे और लूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और इस तरह से ये केवल चीज़ें पेपर परीक्षा हॉल में इसको लागू करने के लिए अभी भी आप प्रैक्टिस करते हुए कहीं टेस्ट दे रहे हैं तो इस पैटर्न्स को अभी भी फॉलो करना शुरू कर दें। इस पैटर्न से अगर आप 10-15 पेपर कर लेंगे ना स्टार्टिंग से, तो परीक्षा हॉल में यही पैटर्न आप आराम से अपना सकोगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग, मैं मेरी बात करता हूं, परीक्षा जब होती थी कि जैसे मान लो 20 तारीख को परीक्षा है, तो हम 2 महीने पहले परीक्षा के उस टाइम सोना भी दिन में बंद कर देते थे। मान लो जैसे हम दिन में 3 बजे सो रहे थे और हमें लगा कि दिन में 2 से 5 परीक्षा है, तो हमने ऐसा नियम बना लिया था कि परीक्षा से 1 महीने 2 महीने पहले 2 से 5 डेली टेबल पे पढ़ेंगे, आदत डाल दी। उस समय चाय छोड़ दी ताकि परीक्षा हॉल में चाय की वहाँ तलब लगे और सिर दर्द हो, ऐसा स्थिति नहीं हो जाए। दिन में डेली आप 2 से 5 सो रहे हो, 2 से 3 सो रहे हो, 1 घंटा भी सो रहे हो, तो परीक्षा हॉल में उस समय आपको नींद आने लग जाएगी। हमने तो यहाँ तक किया था कि परीक्षा जब होगी तो उससे 1-2 महीने पहले, परीक्षा का टाइमिंग तो अपने को जनरली पता होता है, मॉर्निंग में होती है, इवनिंग में होती है, जो भी होती है, तो उस समय हमने एक टाइम से, हालांकि पहले परीक्षा पत्र पहले आते थे तो थोड़ा आइडिया लग जाता था, तो 15-20 दिन पहले एटलीस्ट है वो हम उस अनुसार शुरू कर देते थे व्यवहार, ताकि परीक्षा हॉल में नींद ऐसी स्थिति ना आए, अपने आप को पहले टेबल पर बैठाना शुरू कर देते थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, उस समय मस्तिष्क एक्टिव होगा, क्योंकि शरीर को आप जिस आदत में डालोगे शरीर वैसा हो जाएगा। अब आप दिन में उस समय सो रहे हैं जिस समय फिर परीक्षा होगी, तो फिर थोड़ी सी आंखों में नींद जैसी स्थितियाँ हैं वो बनती है। मुझे याद है 2014 में जब मैं आईएएस मेंस देने गया था, तो ये बात मैंने पहली बार उसके बाद अपनाई थी। हुआ क्या कि मैं 5-1 बजे के आसपास चाय पीता था, डेली आदत थी, 3:30 4 से 5 के बीच में। उस दिन क्या हुआ, मेंस का पेपर, सेकंड पेपर जो 2 से 5 के बीच में होता है, या शायद 2 से 5। अब 4 बजते ही मेरे को ऐसे लगने लगा चाय पीनी। अब आप सोचिए कि नींद का भी टाइम, नींद से उठ के चाय पीते थे, ये एक आदत सी बनी हुई थी। और सेकंड पेपर में बहुत दिक्कत आई। तब तय कर लिया था कि भविष्य में जब भी कभी परीक्षा होगी तो उससे 1 महीने पहले दिनचर्या वैसी व्यवस्थित कर देंगे ताकि परीक्षा के टाइम में चाहे नींद जैसी कोई स्थिति ना हो। तो परीक्षा हॉल के लिए छोटे छोटे प्रयास पहले से शुरू करने पड़ते हैं। अभी ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी है, लेट लतीफ़ी भी नहीं करनी है, गुड़े है वो जैसे 30-30 या 20-20 के स्लॉट में भरने हैं, ओ मार्कशीट रोल नंबर को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करना है, समय पर पहुंचना है। ये बातें आपको पहले से अपने आप में लागू करनी पड़ेगी। आप अपन डेढ़ होशियारी में नहीं रह सकते, हम ओवर स्मार्ट नहीं बन सकते, गलत फहमियों में नहीं रह सकते। अब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें अगर इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें आपके परीक्षा तक आपके आदत में आ जाएगी। फिर अपने आप ही परीक्षा हॉल में आप ऐसे ही करोगे, आपको लागू करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, पुनः धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और इसको अभी से लागू करने का प्रयास करिए। और हाँ, अगर आप इससे बेहतर कर रहे हैं तो ठीक है, उसको आप चलने दीजिए। एक और सत्र लूँगा जिसमें बताएंगे कि आरपीएससी के बदलते पैटर्न पे हमें अपनी रणनीति को कैसे सेट करना है। ठीक है, पुनः धन्यवाद आपको। उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।